गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था एटमॉस्फेयर, जो अपनों ने कल पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन ये बना। इसको अपनों ने 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया था। एक तो आए थे गैसेस, और दूसरा आया था डस्ट पार्टिकल, और तीसरा आया था वेपर, वाटर वेपर, वाष्प, और इधर धूल कण, और ये थी अपने पास गैस। ये वाला टॉपिक अपनों ने क्लियर कर लिया था पिछली वीडियो के अंदर, गैसेस का। और गैसेस में जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आएगा, यानी गैसों का सही क्रम बताइए। तो हाईएस्ट अमाउंट से अपने लोएस्ट अमाउंट की ओर तरफ चलेंगे। सबसे पहले आएगी नाइट्रोजन। अमाउंट आपको पता है, यानी 78 पॉइंट कितना था, 1% था। उसके बाद दूसरी सर्वाधिक गैस कौन सी है, O2। O2 पढ़ा था अपनों ने 20.9%। और तीसरा याद करना आर्गन है। क्या है, आर्गन। और फिर 4 नंबर पर क्या आई, ये लगभग क्या था, 0.94 था परसेंट। और ये अपने पास CO2 जब 0.03 से 0.04% बताया। तो ये सीक्वेंस याद करें, N2 के बाद क्या आएगी, O2 आएगी, और O2 के बाद 3rd नंबर पर आर्गन आएगी, ना कि अपनी CO2 आएगी। ये चारों का क्या करना, अपने को सीक्वेंस याद करना है। बाकी जिनोन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनका कोई क्रम नहीं आएगा, वो क्या है, बहुत कम गैस है। तो इन चारों का अपनों ने क्रम याद करना है। आज अपने जो स्टार्ट करेंगे, अपने धूल कण और कौन सा, वाष्प के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर अपना कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर अपने लेयर्स पढ़ेंगे, अपने एटमॉस्फेयर में किस प्रकार की लेयर्स। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, वाटर वेपर। जो 2 नंबर टॉपिक था, वाटर वेपर, जल वाष्प। अब जल वाष्प का सबसे पहले अपने बात करें, सोर्स कौन सा है। सोर्स यानी स्रोत, कहां से जल वाष्प का ओरिजिन हो। वो पहले ही मैंने क्लियर कर चुका हूं कि पहले क्या होता है, वोल्केनिक ऑपरेशन, वोल्केनिक इरुप्शन, यानी ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से क्या आई, अपने पास वाटर वेपर। और वाटर का क्या हुआ, वाटर का वेपराइजेशन। इवेपराइजेशन यानी जल का क्या हुआ था, वाष्पीकरण। एक तो ये वाला सोर्स है जहां से क्या आई थी, अपने अपना जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में क्या, जल वाष्प के कण। और दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स है अपने ट्रांसपिरेशन, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ऐसे लिखा जाता है क्या, वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं जो प्लांट्स हैं, प्लांट रिलीज वाटर वेपर, यानी पौधों की जो पत्ती हैं, पौधों की पत्तियां भी क्या करती हैं, जल वाष्प छोड़ती। ठीक है, अपने पास 2 सोर्स हुए, एक तो ये वाला सोर्स और दूसरा कौन, ये एटमॉस्फेयर में क्या ना, जल वाष्प का होना। तो प्लांट्स रिलीज करेंगे वाटर वेपर, और वोल्केनिक इरप्शन से वाटर इवेपोराइजेशन होगा। और ये जो अपने ओशियन है, ठीक है, ये क्या है, ओशन। ओशन पर क्या होगा, सनलाइट इंडिकेट होगी, सन रेज, और इससे भी क्या होगा, अपने एटमॉस्फेयर में क्या आएंगे, जल वाष्प के क्या आएंगे, कण आएंगे। तो ये 3 सोर्स हैं। ये सबसे पहला सोर्स था वोल्केनिक इरप्शन। फिर अपने प्लांट्स, ये सारे सोर्स हैं वाटर इरप्शन, कहां पर, अपने एटमॉस्फेयर में।
फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़े। इसी में इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और समझाता हूँ वाटर वेपर के बारे में। ये भी टॉपिक वाटर वेपर ही चल रहे हैं। इसी में अपने आगे बढ़े। ये अपनी क्या है, अर्थ। अर्थ में ये कौन सी लाइन है, 0 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। और ये कौन सा है, पोल। पोल 90 डिग्री। अब इक्वेटर लाइन पर आपको पता है भी सनलाइट इंडिकेट क्या होती है, जल। क्योंकि ये आपको पता है पूरे साल भर जो सूरज है, इस प्रकार ये इक्वेटर लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये भी 23.5 मकर रेखा। ये मकर रेखा है, और ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, और ये कौन सी है, कर्क रेखा। तो 23 मार्च को सन सीधा चमकता है कहां पर, भूमध्य रेखा पर। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, और 21 जून को, ठीक है, यहाँ 23 जून, जून के जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को यहाँ पर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को यहाँ पर, ठीक है। 23 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को यहाँ पर। और इस प्रकार पूरे साल भर क्या होता है, सूर्य चमकता रहता है। तो यहाँ पर पता लगा कि 2 बार सनलाइट है, 2 बार किया है सनलाइट है, सूर्य की जो किरणें कहां पर, इक्वेटर लाइन पर क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही। जहां पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, सीधी पड़ेगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। यही अपनी इक्वेटर लाइन, यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर अगर हाई होगा, और यहां पर क्या है, इक्वेटर लाइन पर बहुत सारे क्या है, ओशन, ठीक है, ओशन, अटलांटिक ओशन आ गया, इधर ये अपना इंडियन ओशन आ गया, ये सारे के सारे, ठीक है। ये पीछे कौन सा आ गया, पैसिफिक ओशन आ गया, यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। इक्वेटर लाइन पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ओशन से, कभी मैं बता के गया था पीछे, जहां पर सनलाइट सीधी पड़ेगी, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो क्या होगा, वेपराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। वेपराइजेशन ज्यादा होगा तो यहां पर कंडेंस होगी, और क्या होगी, रेनफॉल। रेनफॉल यानी वर्षा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वर्षा ज्यादा होगी तो यहां पर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, जंगल भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कहां पर, इक्वेटर लाइन पर। अब यहां पर जो पोलर एरिया, ये जो पोलर एरिया है, यहां पर टेम्परेचर आपको पता है, यहां पर हमेशा साल भर क्या होता है, टेम्परेचर लो। टेम्परेचर लो तो रेनफॉल हाई होगी या लो होगी, आपको सर जी, रेनफॉल, वेपराइजेशन जब नहीं हो रहा तो रेनफॉल भी क्या होगी, लो होगी। तो यहां पर जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो इस बात से पता लगा कि जैसे जैसे अपने इक्वेटर लाइन से अपने पोलर एरिया की हो जाते हैं, कहा जाते हैं, पोलर एरिया के हो जाते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है, क्या होता है, कम होता है, यानी जलवाष्प की मात्रा क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो इसको इसी बात में लिख लेते हैं अपने, फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड, वाटर वेपर डिक्रीज। निम्न अक्षांशों से, ये बात ले, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जल वाष्प की मात्रा घटती जाती है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की ओर जाने पर वाटर वेपर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी निम्न अक्षांशों से जैसे जैसे अपने उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, वाटर वेपर क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर इसको मिटाता हूं यहां पर, देखिए यहां पर, देखिए ये अपने क्या अर्थ, ये अपने वाटर मान लेते हैं, यहां पर क्या है, ये वाला वाटर वाला पोर्शन।
अब देखना, यानी जैसे सनलाइट इंडिकेट होगी कहां पर, ओशन पर, तो यहां पर वाटर क्या होगा, गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो वाटर कन्वर्ट होगा वेपर के अंदर, इसमें कन्वर्ट होगा, वेपर के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और वेपर जैसे ही अपने एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, वायुमंडल में जाएगी, तो टेम्परेचर इसका यहां पर क्या होगा, डिक्रीज, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या आती है, कमी, तापमान में जैसी कमी आएगी तो क्या होगा, ये जो वाटर वेपर है ये क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी, इसका क्या होगा, संघनन, संघनन होगा तो क्या बनेंगे, बादल, क्या बनेंगे, बादल, ये बन गए यहां पर बादल, बादल बने, और बादल से क्या होगी, वर्षा होगी, क्या होगी, वर्षा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीज देखने, अब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगी, जो अपना जो सन होगा, ये सन जब ये टकरा के जाएगी, जो इसकी हीट जाएगी, हीट वापस क्या कर देंगे, क्लाउड क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे कहां पर, पृथ्वी की ओर, कहां पर, पृथ्वी की ओर। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर अमाउंट क्या है, ज्यादा है तो उमस भरा मौसम हो जाता है, उमस भरा क्यों हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में ऊपर क्या है, क्लाउड है, क्या है, क्लाउड या वाटर वेपर, जो स्थल से अपने जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो पार्थिव विकिरणें जब जा रही है, और ये क्या कर देंगी, इन पार्थिव विकिरणों को वापस पृथ्वी की ओर मोड़ देंगी, तो तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, तापमान बढ़ेगा तो कैसा प्रभाव होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। आपको सर कल आप बता के गए थे कि CO2 गैस के कारण भी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ज्यादा अगर कंपेयर करें दोनों में, CO2 और वाटर वेपर में, तो ज्यादा ग्रीन हाउस के लिए कौन है, अपना वाटर वेपर। ये क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा के अंदर, इसी बातों को अपने लिख लेते हैं। ये देखो, वाटर वेपर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर का टेम्परेचर अगर क्या करेंगे, घटाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, तो मैंने क्या लिखा था, कंडेंस, यानी क्या होगा, संघनन होगा, संघनन से क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, क्लाउड का क्या होगा, निर्माण होगा, जल वाष्प का तापमान कम होने पर संघनन होता है और बादलों का निर्माण होता है। बादलों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लाउड या वेपर अपोज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बादल या वाष्प पार्थिव विकिरणों का विरोध करते हैं, करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, पार्थिव विकिरणों का क्या करेगी, देखो विरोध कर रही, विरोध होगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस क्या होगा, प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होगा, अपने कह सकते हैं क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसको अपने बोलते हैं विश्व उष्णन, क्या होगा, विश्व उष्णन। अब दोनों में अपने कंपेयर करें, क्या करें कि यहां पर लिख देता हूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बात नोट करके लिख लेना, क्या लिख लेना, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन
हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा है? वाटर वेपर का। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक क्या होता है? योगदान होता है किसका? जलवाष्प का। जलवाष्प, ये बात आप बिल्कुल नोट करके लेना। क्यों होगा? देखिए, मैंने आपको बताया था CO2 का अमाउंट कितना एटमॉस्फेयर में, आपको सर 0.03 से लेकर 0.04% तक। और वेपर का अमाउंट कितना है? वाटर वेपर का अमाउंट कितना है? 3 से लेकर 4% है। तो ज्यादा कौन सी है? वाटर वेपर। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी होगी, ना कि CO2 होगी, क्या होगी? वाटर वेपर। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों क्वेश्चन जरूर आते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, ठीक है। और CO2 जैसे आता अपने सामने, अपने सीधा टिक मार देते हैं कि CO2। अपने वाष्प को देखते नहीं, नीचे वाष्प भी लिखा हुआ है। कौन सी गैस? गैस, ये जो वाष्प है गैस के रूप में है। तो वाष्प क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो ये बात अपने को नोट, एक बार दोबारा से रिपीट, यानी इक्वेटर लाइन से टेम्परेचर ज्यादा, रेनफॉल ज्यादा, फॉरेस्ट ज्यादा। यहाँ पर पोल पर टेम्परेचर लो, रेनफॉल लो होगी, फॉरेस्ट लो होगी। इक्वेटर लाइन जैसे पोलर की ओर जाएंगे, क्या होगा? जो वाटर वेपराइजेशन क्या, वेपर में क्या होगी? डिक्रीज होगी। फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड वाटर वेपर क्या होगी? ऑलवेज डिक्रीज होगी। और फिर क्या होगा? वाटर वेपर टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो उसका कंडेंस होगा, संघनन होगा, संघनन से क्या बनेगी? ये मैंने बताया था आपको। तो अपना तीसरा आ रहा है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल यानी अपने धूल कण की बात। धूल कण, आपको सर धूल कण का क्या रोल होता है एटमॉस्फेयर में? हाँ, धूल कण का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। देखिए कैसे? सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेरिक एयर, यहां लिखिए वायुमंडलीय, वायु में, जो वायुमंडलीय वायु में ये जो धूल कण क्या होते हैं? तैरते तैरते। काम क्या है इनका? पहला देखिए क्या चीज है, देखो क्या है एटमॉस्फेयर में ये जो धूल के कण है, क्या है? जो धूल के ये जो कण है, जब इन पर ये जो सनलाइट है, ये सूर्य का प्रकाश है, जब इन पर इंडिकेट होता है, तो जैसे इंडिकेट होगा तो इसका क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग। जैसे स्कैटरिंग होगा तो क्या होगा? विजिबिलिटी यानी जो दृश्यता है अपने को नजर आई। दृश्यता क्या होगी? नजर आई। यानी अपने को चारों तरफ, चारों और वस्तु चमकती हुई दिखाई क्यों देती? कारण है इसका क्या है? वायुमंडल में धूल कणों का होना। अगर धूल कण नहीं होते तो स्कैटरिंग नहीं होता, तो प्रकाश नहीं होता। तो इसको, इसी बात को अपने लिख देते हैं। स्कैटरिंग, दोबारा से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश को फैलाते हैं, यानी प्रकाश को क्या करते हैं? फैलाते हैं। प्रकाश जो फैलेगा तो क्या होगी? दृश्यता, विजिबिलिटी। क्या होगी अपने पास? दृश्यता, यानी चारों तरफ वस्तुएं। देखो आगे, ब्लू कलर स्कैटरिंग हाई so as sky appear blue, यानी नीले रंग का जो प्रकाश, नीले रंग का बिखराव क्या होता है? अधिक होता है। स्कैटरिंग यानी बिखराव अधिक होता है, इसलिए आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। इस बात को आप जान गए होंगे, ठीक है। ये सनलाइट जैसे इंडिकेट होगी तो क्या होगा? स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग से क्या होगी? लाइट जनरेट होगी। लाइट जनरेट होगी तो विजिबिलिटी, दृश्यता। और ब्लू कलर का स्कैटरिंग क्या होता है? सर्वाधिक होगा तो अपने को स्काई जो आसमान है वो क्या होगा?
नीले रंग का दिखाई देगा। तो पहला काम तो अपना एटमॉस्फेयर में, ठीक है, डस्ट पार्टिकल का ये रोल है पहला। दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा भी रोल बता देता हूं क्या चीज है। दूसरा इनका काम है हाइग्रोस्कोपिक सेंटर का, यानी आर्द्रता ग्राही केंद्र का काम करेंगे। आर्द्रता ग्राही केंद्र का मतलब क्या है, यानी एटमॉस्फेयर में जो ये धूल कण होती है और क्या होगी, जो वाटर वेपर होगी, वाटर वेपर क्या होगी, ये आर्द्रता को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। यानी धूल कण है, आर्द्रता को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। जैसे ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे 10 पार्टिकल, तो क्या होगी, इनका टेम्परेचर जैसे क्या होगा, लो होगा, वाटर वेपर का टेम्परेचर लो होगा, कंडेंस होगी, कंडेंस से क्या बनेगी, क्लाउड, क्लाउड से क्या होगी, रेनफॉल। यानी अपने कह सकते हैं, यानी हाइग्रोस्कोपिक सेंटर का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो यही बात लिखें, अट्रैक्ट द वाटर वेपर, जल वाष्प को धूल कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह ग्रहण करते हैं। ठीक है, आर्द्रता को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। देखिए वाटर जो वेप, देखो इधर देखो, जो डस्ट पार्टिकल का जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। देखो आर्द्रता को ग्रहण किया, डस्ट पार्टिकल का टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर का टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो क्या बनेंगे, क्लाउड। वेपर से क्लाउड बनेंगे तो क्या बोलेंगे, कंडेंस। कंडेंस यानी क्या होगा, संघनन होगा। संघनन से क्या होंगे, बादल बनेंगे। क्या बनेंगे, बादल। यानी बादलों के निर्माण में भी क्या है, सहायक है कौन, धूल कण। तो ये बात हम लोगों ने लिख लेते, यानी बादलों के निर्माण में धूल कणों का योगदान है। ठीक है, यानी हेल्पफुल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। यानी बादलों के निर्माण में क्या है, हेल्पफुल है कौन, अपने डस्ट पार्टिकल। अब देखो जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यही आएगा, ये वाला क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर आता है, धूल कणों का। यानी आर्द्रता ग्राही केंद्र का काम करते हैं वायुमंडल में, तो कौन करते हैं, धूल कण करते हैं। आर्द्रता को क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बात और कर लेते हैं इसकी। देखिए यानी डस्ट पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, नॉट प्रेजेंट इन एटमोस्फियर। अगर धूल कण वायुमंडल में नहीं होते तो क्या होता, अगर धूल कण नहीं होते तो क्या होता, विजिबिलिटी, दृश्यता बिल्कुल नहीं होती, विजिबिलिटी नहीं होती। और क्या, जो क्लाउड फॉर्मेशन है, यानी बादलों का जो निर्माण, बादलों का निर्माण भी नहीं होता।
तो ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है कि धूल कणों का भी बहुत बड़ा योगदान है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये तो स्कैटरिंग करते हैं, प्रकाश का बिखराव करते हैं, जिससे दृश्यता नजर आती है, विजिबिलिटी, वो बात अलग है। ब्लू कलर का ज्यादा होता है तो आसमान अपने को नीला रंग दिखाई देता है, और धूलकण नहीं होते तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सेंटर का क्या करते हैं, वो करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल इतना ही। फिर नेक्स्ट देखिए, अपने आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अपना नया टॉपिक कर रहे हैं अब, द डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का विभाजन। वायुमंडल का विभाजन, दो तीन तरीके हैं वायुमंडल को विभाजन करने के लिए, लेकिन अपने सबसे पहले जो तरीका करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान के आधार पर अपने क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं एटमॉस्फेयर का। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर वायुमंडल का विभाजन। कैसे विभाजन किया गया है, देखिए। सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फियर, ये आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ये वाला विभाजन तापमान के आधार पर। शोभमंडल, शोभमंडल के बाद दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। तीसरा है मेजोस्फियर, मध्य मंडल। और अपने पास चौथा आएगा आयनोस्फियर, यानी आयन मंडल। और 5 नंबर पर हमारे आएगा एक्सोस्फियर, जिसको अपने बोलते हैं बरही मंडल। तो ये 5 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जो अपने सर्वाधिक पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आयनोस्फियर, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल, जिसका आपने 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में विभाजन भी देखोगे, डायग्राम भी देखो, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो यानी शोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल और आयन मंडल, और कौन सा, बरही मंडल। यानी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इतना ही देखेंगे। तो शोभ मंडल 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये पोलर है, ये इक्वेटर है। यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, मध्य मंडल की कितनी है, 50 है, 80 है, 640, 10,000 तक। तो अपने को ये कल की क्लास में अपने पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखनी है, क्या रखनी है, परीक्षा के अंदर ये वाला पोर्शन कभी नहीं आता, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बरही मंडल। आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। यही हिंदी में लिखा होगा ट्रोपोस्फियर, यही लिखा होगा स्ट्रेटोस्फियर, तो कई बार कंफ्यूज हो जाए, तो अपने इंग्लिश में ही करना है। तो ये तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी टर्म है अपने को इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं इसका। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, कोई बात इंग्लिश नहीं, तो वैसे हिंदी इंग्लिश वैसे बोलता जा रहा हूँ। तो आपने ये कल की क्लास में अपने कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, आप कभी शॉर्ट में मत पढ़िए, यानी शॉर्ट में पढ़ोगे तो शॉर्ट ही याद रहेगा आपको एग्जाम के अंदर। एक बार पूरा पूरा ब्रीफ पढ़ लो, ब्रीफ। जैसे मेरी एटमॉस्फेयर की जो वीडियो बनेगी, लगभग 5-6 वीडियो बनेगी, कोई ऐसा नहीं करता, नहीं यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, बस वो देखेंगे, नक्की करें। ऐसा नहीं, जब आप एक पूरा डीपली स्टडी कर लोगे एटमॉस्फेयर की 5-6 क्लासों के अंदर, तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो स्टूडेंट, नोट्स बनाइए इसके, और आपके लिए जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, एमए वगैरह, ये इसमें भी काम आएंगे साथ ही साथ, और आपकी जो कंपटीशन की तैयारी है वो भी हो जाएगी, नेट जेआरएफ जो भी तैयारी करना चाह रहे हो वो हो जाएगी। तो लिखा हुआ आपको बिल्कुल याद रहेगा, ये बात मैंने आजमाई है तो आपके सामने यहाँ खड़ा। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसका डिवीजन अपने कल पढ़ेंगे, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बरही मंडल क्या है इनके बारे में, डिवीजन ऑफ अपने टेम्परेचर के आधार पर। तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लाइक
कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए कि अपने को कहीं जाने की लोड़ नहीं है, सारा का सारा सिलेबस सर करवा रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।